हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम के साथ। इससे पहले जो आपने लेक्चर देखा दैट वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। उसमें हमने ये बात की कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, किस बेसिस पे जनरेट होता है, और कहीं ना कहीं वी कुड कनेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड विच वाज जनरेटेड ड्यू टू द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या मतलब है इसका। आप सिंपल सी एक बात समझिए भाई, जब आप किसी पानी की सतह पर, पानी है मान लीजिए कहीं पर, कोई नदी, समुद्र तो नहीं, लहरें होती हैं उसमें, यू नॉट बी एबल टू सी, बट अगर किसी शांत पानी की सतह पर आप पत्थर दे मारें तो वो जिस पॉइंट पर वो पत्थर गिरता है दैट बिहेव्स लाइक अ डिस्टर्बेंस and that disturbance allows the wave to propagate। तो आप पानी में ऐसे रिपल्स नहीं देखते हैं, ऐसे गोले देखते हैं जो बाहर की तरफ ऐसे जा रहे होते हैं, इस तरह के गोले आपने देखे होंगे। तो चलिए, ये तो एक मैकेनिकल वेव है जो वाटर में प्रोड्यूस हो रही है, बट फॉर दैट जनरेशन ऑल्सो, उस वेव के पैदा होने के लिए भी व्हाट डू यू नीड? अ डिस्टर्बेंस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए अपन को वो। अच्छा, तो वो डिस्टरबेंस अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिस्टरबेंस किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाज द ब्रिज कनेक्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ करंट व्हिच वाज कंसिडर्ड टू एनालाइज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वाज नॉट जनरेटेड ड्यू टू अ एक्चुअल करंट। एक कंडक्शन करंट जो वायर में भागता हुआ करंट है, चार्ज आप देखते हैं वायर में दौड़ता है, उस पर्टिकुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी थी। दैट मैग्नेटिक फील्ड वाज जनरेटेड ड्यू टू अ करंट व्हिच वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो क्यों पैदा हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा था। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिस क्या है? मैक्सवेल की इक्वेशन। अब मैक्सवेल की इक्वेशन क्या कहना चाहती हैं? वो सिंपल सी एक बात कहना चाहती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सिंगल डोमेन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक पार्ट आर नॉट टू डिफरेंट पोर्शंस, ये आपस में कनेक्टेड है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी, और जहां एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगी। दोनों साथ हैं। इसी साथ की वजह से, इसी आपकी एनर्जी के खेल कूद की वजह से, इन दोनों के फॉर्म में उसी डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव भाग रही है। तो जब इस पर्टिकुलर बंदे ने, जो स्क्रीन पे बना हुआ है, इसने एसी की तरफ रिमोट को पॉइंट करके, यहां पर उसका रिसीवर था, ठीक है, ये रिसीवर है, और यहां रिमोट के आगे यहां पर होगा आपका ट्रांसमीटर। अब जैसे ही बंदे ने रिमोट को 23 मान लीजिए उसको टेम्परेचर करना था, मौसम सही रहा होगा बाहर का, इतना भी नहीं तक मतलब गर्मी है, तो 23 पे करना चाहा भाई ने, तो 23 उसने टेम्परेचर वहां सेट किया। अब रिमोट पे 23 हो जाने से बाहर की टेम्परेचर 23 हो जाएगा? नहीं। यू नीड दैट एसी टू नो कि भैया तुम्हारी इच्छा 23 की है। तो यहां पे जब इसने बटन प्रेस किया तो ट्रांसमिटेड द वेव। एलसीआर सर्किट है, उस पे बात होगी अच्छे से, ऑल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट। उसने एनर्जी फेंकी और उसने कैच कर ली। और ये क्यों हुआ? तो रेजोनेंस की वजह से हुआ। ठीक है, अभी आप उसकी चिंता मत करिए, बहुत सारे टर्म्स ऐसे बोल दे रहा हूं जो अलग अलग चैप्टर्स के हैं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अरे सिंपल सी बात है भैया, आप जब किसी का फोन नंबर लगाते हैं तो उसी का फोन लगता है ना जिसको लगाया था, कि बाजू वाले का लग जाता है, कि पास था तो चलो उसका लग गया? नहीं। तो जब आप जिसका नंबर दबाते हैं फोन में, उसी का मतलब फोन बचता है, दैट इज रेजोनेंस। तो जब रिमोट का एलसीआर सर्किट, व्हाट इज एलसीआर सर्किट? इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट। जब वो वेव पैदा करता है तो वहां वाला एसी वाला जो रिसीवर है वो उसको कैच कर लेता है। तो अब ये हो क्यों पा रहा है? क्यों हम इस एनर्जी को प्रोपोगेट करवा पा रहे हैं? उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी मैक्सवेल की इक्वेशन की। और मैक्सवेल की इक्वेशन, एक बात को ध्यान से समझिएगा, वाज द बेसिस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तभी समझ पाएंगे, भाई मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिला एनर्जी प्रोपोगेट कराने के लिए, बहुत बढ़िया। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट जनरेट किया, जगदीश चंद्र बोस ने शॉर्टर वेवलेंथ जनरेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन बेसिस कौन था? मैक्सवेल।
हु गेव द बेसिस कि भैया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक सिंगल डोमेन है। ठीक है, तो इस यूनिफिकेशन को जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन को कंबाइन करने के लिए लेट्स डाइव इनटू द मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल इक्वेशन क्या है उस पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इक्वेशन पे बात होगी। तो मैक्सवेल की इक्वेशन कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये वही इक्वेशंस हैं जो आप इससे पहले पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सिर्फ हम यहां पर लाके उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे और उनके एप्लीकेशन को समझेंगे। तो अब सबसे पहली इक्वेशन क्या है, मैं लिख रहा हूं उसको और मैं सीक्वेंस में जाऊंगा। जिस सीक्वेंस में पढ़ के आप आए हैं उसी सीक्वेंस में अपने इक्वेशन को उठाएंगे। और किसी पॉइंट पे लगेगा कि कुछ अलग से बात करने की जरूरत है तो आई विल बी यूजिंग द एक्सप्लेनेशन शीट या स्लाइड कह लीजिए। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां पढ़ा है मास्टर, कहां पढ़ा रहा है, कहां पढ़ा हुआ है? तो ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। नाम क्या है? गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे यूज किया था? हमने एक पर्टिकुलर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या किसी चार्ज हाईली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। और गॉस लॉ किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है आपका एनक्लोज्ड चार्ज पर। ठीक, और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये जो गोला देख रहे हैं आप इंटीग्रेशन के पास में, ये जो गोला लगा हुआ है, ये गोला क्लोज सरफेस की तरफ इशारा करता है। याद होगा कि अगर हमें गॉसियन सरफेस बनानी थी, व्हाट वाज गॉसियन सरफेस? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं स्लाइड यूज कर रहा हूं अब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्रिटिकली समझते हैं। तो अपन गॉस लॉ में क्या करते थे भाई, मान लो एक चार्ज है क्यू, सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, उससे आर दूरी पर जाकर एक पॉइंट लिया पी। इस पॉइंट पी पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या तरीका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? तो आपको याद होगा हमने क्या किया, इस आर को एक रेडियस मानकर ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच एनवेलप्स दिस चार्ज सिमेट्रिकली। तो ऑब्वियसली बात एक स्फीयर बन जाता है। तो वो जो गॉसियन सरफेस है जो उस पॉइंट पी से पास करता है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम उस लॉ को यूज करते थे और ई निकाल लेते थे। तो दिस वाज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे दैट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की इक्वेशन क्या है देखिएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। मन में और कुछ आ रहा होगा कि सर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं भाई, आप इस चीज को आपने कहां पढ़ा? तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपने ये पढ़ा कि अगर किसी बार मैग्नेट को जिसके 2 पोल होते हैं यूज आप रख दें और उसके आसपास कहीं पर लेट्स से आप वही सेम अप्रोच अपनाएं जैसे आपने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपनाई थी कि एक पॉइंट पी ले लें, शॉर्ट बार मैग्नेट है छोटा सा उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। मैं फिर से उसी स्लाइड पे जाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे इसमें क्यू था वैसे ही मान लीजिए एक छोटा सा बार मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ। बहुत छोटा बनाया है मैंने, ये देखा, ये रहा। बताइए मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ढूंढ लिया हमने। तो ये नॉर्थ साउथ पोल का एक बार मैग्नेट है और इससे अपने आर दूरी पर, इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में ये आर दूरी बहुत ज्यादा है, ये माना हमने। और ये जो पॉइंट है यहां पर हम क्या निकालना चाहते हैं? एट दिस पॉइंट वी वांट टू कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब जब हम इससे पास होता हुआ एक हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो मुझे बताइए फ्लक्स कितना होगा? एंड विच फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। द फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डॉट ए क्या होता है? ई डॉट ए क्या होता है? तो ई डॉट ए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों लगाया? क्योंकि वो एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकती है, उनके बीच का एंगल वेरिएबल भी हो सकता है। हाँ के ना? तो
तो वैसे ही गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में जब आप जाएंगे तो आपने मान लीजिए बार मैग्नेट मान लिया और ऐसे एक आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दिया। अब वही सेम कहानी कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। वेरिएबल वही सेम हो सकता है, एरिया वेरिएबल हो, एरिया एलिमेंट वेरिएबल हो, एंगल वेरिएबल हो, बी डॉट डी ए। अच्छा जी, अब मुझे बताइए जैसे वहां पर क्यू एनक्लोज था इस वाले केस में, तो यहां पर आप मुझे बताइए नेट फ्लक्स क्या होगा? तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो बिकॉज यू ऑलरेडी नो मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज रह सकता है किसी जगह पर, वैसे ही बार मैग्नेट के सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो या तो आप ये कह लीजिए कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, या तो आप ये कह लीजिए कि कोई भी गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा, कोई भी गॉसियन सरफेस अगर आप माने तो वो गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस हम इसके आसपास मानेंगे, ये पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा, नेट फ्लक्स क्या होगा इससे? जीरो। क्यों जीरो होगा? बिकॉज मोनोपोल्स नॉट एग्जिस्ट एंड द नेट फ्लक्स जनरेटेड बाय द बार मैग्नेट, जितना फील्ड बाहर जाएगा उतना ही घूम के वापस भी तो आएगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। आया ना? तो इसीलिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेज कि भैया जीरो होगा। क्या जीरो होगा? नेट फ्लक्स। कौन सा? मैग्नेटिक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन क्या है? नॉट लॉ, तीसरी इक्वेशन क्या है? तो तीसरी इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। सर ये कहां पढ़ा? ये पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। किस नाम से? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, सुनना भाई ध्यान से। ये है फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी जगह पर, उसका बेसिक वर्जन क्या है? जब आप चैप्टर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसका जो बेसिक वर्जन होता है वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि भैया अगर कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक करंट पैदा होता है। हाँ या ना? चलिए दोबारा चलें एक्सप्लेनेशन की दुनिया में और उस एक्सप्लेनेशन स्लाइड पर फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का सर्कुलर लूप है। ये जो सर्कुलर लूप है, इसमें यहां अंदर बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये वेरिएबल है, या कह लीजिए ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है तो इस लूप से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसका फॉर्मूला क्या था? बी डॉट ए। ध्यान दीजिएगा, ओपन करने पे डॉट प्रोडक्ट का ध्यान दो, ओपन करने पे क्या आता है? कॉस या साइन, कॉस या साइन, कॉस। तो इस बी ए कॉस थीटा को अपने ने फ्लक्स कहा। अब मान लीजिए इस लूप का मान लीजिए इस लूप का जो रेडियस है आर, तो भैया इस लूप का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए, और एज यू कैन सी कि ये जो सरफेस है आपका, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड भी ध्यान देखिए क्रॉस है, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। अब क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस मान लीजिए कोई अगर ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड भी हो सकता है, एरिया वेक्टर इनवर्ड भी हो सकता है। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए नेगेटिव का पंगा नहीं चाहिए, इसीलिए हम मान लेते हैं फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर भी अंदर है और उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। तो बी ए कॉस 0, ये क्या निकाला अपने ने? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने ने निकाला, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में बी टाइम डिपेंडेंट है, ये जो बी है ये टाइम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी टाइम डिपेंडेंट होगा। अब फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होगा तो फैराडे लॉ कहता है भैया फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी सरफेस से लिंक्ड कांस्टेंट होती है, लेंज लॉ। तो फैराडे ने कहा कि भैया अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक नए तरह के करंट को पैदा करेगा, और ये करंट कौन सा है? इंड्यूस्ड करंट।
अच्छा, इस लूप में मुझे बताइए ये इंड्यूस्ड करंट कहां फ्लो करेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? बताइए मुझे, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेक करने का तरीका क्या था? तो फेरेडे ने जो बात बोली उसको लेंज ने अलग तरीके से कहा कि मैग्नेटिक एनर्जी लिंक्ड विद द सरफेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल। तो अगर किसी लूप से फ्लक्स बढ़ेगा तो भी नेचर उसको कम करना चाहेगा, कम होगा तो नेचर बढ़ा के वहीं लाएगा, यानी जहां था वहीं आना है। यही नेचर का नियम है, इसीलिए इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इसमें फील्ड इनवर्ड है तो फ्लक्स भी इनवर्ड होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड कहा वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। लेट्स से वी कंसीडर दिस कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने ने मानी है ये टाइम के साथ बढ़ रही है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, और फ्लक्स कहां बढ़ रहा है? तो फ्लक्स इनवर्ड बढ़ रहा है, और फ्लक्स अगर इनवर्ड बढ़ रहा है तो हमारे इंड्यूस्ड करंट को कुछ इस तरह से फ्लो होना पड़ेगा कि ये फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो अगर अंदर की तरफ कोई चीज बढ़ रही है तो मुझे बताइए इंड्यूस्ड करंट किस तरह फ्लो करे कि वो फ्लक्स को कांस्टेंट रख पाएगा? तो अगर ये वाला फ्लक्स इनवर्ड है और बढ़ रहा है तो हमारा इंड्यूस्ड करंट एक नया फ्लक्स पैदा करेगा जो अंदर नहीं बाहर की तरफ होगा। और बाहर की तरफ याद होगा किस तरह से डायरेक्शन देखते थे, याद है कि नहीं भाई? ये देखिएगा लूप, ये जो लूप है, अब इस लूप को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, फ्लक्स इनवर्ड है, बढ़ रहा है। तो उसको अपोज करने के लिए करंट को इस तरह से बहाओ कि वहां पे जो फ्लक्स जनरेट हो वो आउटवर्ड हो, और आउटवर्ड फ्लक्स तभी जनरेट होगा जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। देखो, अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दो, अगर ये वाला करंट, ये वाला जो करंट है, ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट, अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये एक आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप से फ्लक्स जनरेट करेगी। अब ये फ्लक्स बाहर, हरा वाला फ्लक्स बाहर, पीला वाला फ्लक्स अंदर, दोनों अपोजिट। क्यों? बिकॉज वी नीड द फ्लक्स टू वी वांट द फ्लक्स टू बी कांस्टेंट। ठीक, तो अच्छा जी, अब बात यह आई कि सर इंड्यूस्ड करंट जब भाग रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्यों भाग रहा है? रीजन क्या है? चार्ज भागना। तो चार्ज भाग रहा है भैया, ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे होंगे? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे होंगे? क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा जी, क्या ये इलेक्ट्रॉन पहले भाग रहे थे? जब तक ये फ्लक्स इंपार्ट नहीं किया था तब तक ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे क्या? नहीं। जब तक ये चेंज इंपार्ट नहीं किया फ्लक्स का, जब तक ये चेंज नहीं दिया, टाइम डिपेंडेंट फील्ड नहीं दी, तब तक आपका जो करंट है इस पॉइंट पर वो नहीं जनरेट हुआ था। तो चार्जेस तो थे पहले भी अभी भी, ऐसा अब क्या हुआ कि ये चार्ज भागने लगे और करंट पैदा करने लगे? तो सिंपल, जब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स जनरेट कर रही है तो इस टाइम डिपेंडेंट या टाइम वेरिंग फील्ड ने एक नए फील्ड को पैदा किया, उसे कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे भाई? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज को भगाएगी। कौन से चार्ज को? ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पर्टिकुलर फील्ड क्या करेगी? भगाएगी। अच्छा जी, तो ये फील्ड कैसी होगी जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है? और डोंट यू थिंक ये इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल में भाग रहा है? ठीक है, तो आप सोचो कि कोई आलसी आदमी है, वो एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, तुमने उसको थोड़ा सा धक्का मारा, वो हल्का सा आगे चल के बैठ गया, तुमने फिर धक्का मारा, हल्का सा आगे चल के फिर बैठ गया, तुमने धक्का मारा, वो फिर आगे चल के फिर बैठ गया। भाई साहब, टीचर ही बाहर निकल गया, वापस आते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये पुश दिया, हर एक ऐसे मार मार के आप उसको आगे ले गए, तो डोंट यू थिंक यहां पे इस चार्ज के साथ भी यही हो रहा होगा कि कोई उसको कंटिन्यूअसली धक्का दिए जा रहा है? अब ये कंटिन्यूअस धक्का कौन दे रहा है? तो वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो रही है, जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देती है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर इधर धक्का देती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर इधर धक्का देती है,
फिर आगे बढ़ता है, इधर धक्का देती है, यहां धक्का दे रही है, देखिएगा बहुत सारे टेंजेंट बना रहा हूं मैं, ये धक्का दे रही है, ये धक्का दे रही है, ये धक्का दिए जा रही है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इतनी कंफ्यूजन को पालने से बेटर है मैं कहूंगा यहां पर एक इस तरह का क्लोज लूप एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्लोज लूप किसका है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा जी, डायरेक्शन क्या होगा, क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होगी जहां इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, नहीं। वी नो वन मोर थिंग, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स और फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल। अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो तो अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेंस में भाग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्लॉकवाइज सेंस में भाग रहा है, तो हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पैदा होगा, और जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पैदा होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से बाहर की तरफ आएगी, और जब वो बाहर की तरफ आएगी तो अंदर की तरफ बढ़ते हुए फ्लक्स को वो नलिफाई कर पाएगी, खत्म कर पाएगी। समझ रहे हैं अपने इस बात को? तो अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जिसपे ये ऐसा धक्का मार मार के उसको लेके जा रहे थे, ये जो लाल कलर के आपको एरो दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ओहो, सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला, अबे गलत है। किसी के मन में डाउट जनरेट होना चाहिए कि सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोला। दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दिस इज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यू जनरेशन का रीजन क्या है, चार्ज की प्रेजेंस नहीं, एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड या टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स। कौन सा, मैग्नेटिक। अगर वो इस सरफेस से लिंक्ड है तो इस तरह की फील्ड पैदा होगी। अब ये फील्ड इलेक्ट्रॉन को जिस तरफ धक्का दे रही है, ऑब्वियस सी बात है इस फील्ड का डायरेक्शन इसके अगेंस्ट होगा, और वो डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा। अब मैं उन्हीं एरोस के अगेंस्ट एरो बना रहा हूं, ऑरेंज कलर से आपको दिखेगा, मैं कुछ एरोस बना रहा हूं जो उन्हीं के अगेंस्ट बना रहा हूं। अब ये जो एरोस मैंने बनाए उन्हीं के अगेंस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये इन सारे एरोस को जब आप जोड़ देंगे, अरे ऐसे इनफाइनाइट एरोस होंगे, तो जब आप ऐसे इनफाइनाइट एरोस को जोड़ देंगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा, सर्कल। तो यहां पे बना एक सर्कल, सॉरी यहां बना एक सर्कल। अच्छा, ये जो सर्कल बना है ये क्या है, तो ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मैं कहूंगा जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो करती है। और इसका डायरेक्शन कोई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये डायरेक्शन है। अब व्हाइट कलर के एरोस को देखिएगा, ये है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, ये किसकी वजह से आई है, क्या ये स्टैटिक चार्ज की वजह से आई है, नहीं, ये आई है एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी इस वाले पॉइंट्स, इस पूरे डिस्कशन से मुझे एक बात निकल के मिली, क्या, a time dependent magnetic field or magnetic flux will generate a new type of electric field that is called as induced electric field. This is not electrostatic field, this is induced electric field. चलो, तो एक पॉइंट हो गया, एक साइड हो गया कि भैया बी चेंज करोगे तो ई पैदा होगा, ठीक। तो थर्ड लॉ ने ये बता दिया। वापस चलते हैं लॉस के ऊपर, कहां गया बाबू, जे रहा। चलिए, तो यहां पर आप देखिए थर्ड लॉ ने यह बता दिया, नाम क्या है, फैराडे लॉ, सुना ही होगा। चलिए, नहीं तो आप सुन लिया। लास्ट है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। वाह, ये कौन सा लॉ है, तो ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। कौन सा चैप्टर पढ़ा, कहां पढ़ा हुआ है ये, तो ये आपने पहली बार पढ़ा होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये लॉ आता है। खाली थर्ड और फोर्थ वाला लॉ का सीक्वेंस थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ वाला जो लॉ है, सीक्वेंस वो डजंट मैटर, ठीक। चलिए, तो फोर्थ लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ कहता है कि भैया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, तो आपको याद होगा हमने एम्पीरियन लूप यूज किया था।
कौन सा लूप? एम्पीरियन लूप। कि मान लीजिए अपने पास एक ऐसी वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब मुझे किसी ने बोला कि भाई साहब यहां से आर डिस्टेंस पे जाओ परपेंडिकुलर और पॉइंट पी चूज करो और इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। कौन सी? तो यहां पर एक करंट है, वायर में फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट की वजह से इधर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। हमें वो भी पता है कि कैसी दिखती है, वो ये रही, ऐसे क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ये मतलब ये वायर है, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है वहां पे थंब को रखते हैं, और ये दिख रहा है कर्ल्ड फिंगर्स, ये कर्ल्ड फिंगर जो यहाँ पे इशारा कर रही हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? ये बता रही हैं कि अगर ये पेन विच इज मतलब लेट्स से पार्ट ऑफ अ वायर, एक करंट कैरिंग वायर का हिस्सा है जहां करंट जा रहा है, तो थंब को इधर रखा तो ये आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करती है कि ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। नीडल लाएंगे तो भी पता चल जाएगा। तो हमने एक क्या किया था, एम्पीरियन लूप माना था, और एम्पीरियन लूप मारकर हमने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो जैसे हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके एम्पीरियन लूप बनाकर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। बहुत बढ़िया। और इसके बेसिस पे अपने काम किया। अच्छा जी, अब दिक्कत ये हुई थी जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट में समझी कि भैया अगर एक कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, लेट्स से अगर आप एक बैटरी लो और उस बैटरी को इस कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो और यहां पर चार्ज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, चार्ज बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, कि यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां से चार्ज बैटरी नेगेटिव वाला खींच ले रही है, तो एक कंटिन्यूटी चार्ज की मेंटेन्ड है। ठीक, अब ये जो चार्ज है यहां पर अपन ने एक मैग्नेटिक नीडल इस चार्जिंग के प्रोसेस में लाके रख दी, जो बीच में एरो बनाया है ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, उस डिफ्लेक्शन से अपने को पता चला कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अपना दिमाग खनका कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर कैसे प्रेजेंट है? हमने तो पढ़ा था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल धोखा दे रही है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने पढ़ा किसकी वजह से है, वो एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एल्स यू कैन से टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो यहां पर एक बी है प्रेजेंट, तो हमने इसी का एक नाम दिया, इसी करंट को नाम दिया विच वी कॉल्ड इट एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया हमने भाई इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसमें हमने ये सीखा कि ये क्यों पैदा होता है, ये एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा होता है, या टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो उसी लॉ में वापस चलेंगे, लॉ में वापस चलते हैं, और 2 मिनट रुकिएगा, वापस जा रहे हैं हम, लॉ में वापस चलते हैं। कहां गया छुपा, हाँ ये रहा। तो ये लॉ में आए। अब यहां जो आईडी लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर रहा हूं। What is ID? What is the definition? Epsilon naught d phi e by dt। कौन सा करंट है ये? डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? क्या ये नॉर्मल करंट है वही जो वायर में फ्लो करता है? नहीं, ये मीडियम में फ्लो करता है। और ये इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो किस लिए हो रही है? तो वो है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा, मतलब ये लॉ इशारा करता है इस बात की तरफ कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई ई का मतलब, व्हाट इज फाई ई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज फाई ई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो वो होता है ई डॉट ए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वो होता है ई डॉट ए। तो ई डॉट ए को जब ओपन करेंगे तो क्या आता है? वो ई ए कॉस थीटा। अब इसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेट्स से लूप घूम नहीं रहा, तो एरिया वेक्टर और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सी क्वांटिटी बच जाती है जो अपने चेंज कर सकते हैं? वो है ई। अच्छा जी, और ई क्यों चेंज होगा? वापस उसी स्लाइड पे आओ। ई क्यों चेंज होगा? वाई ई विल बी चेंजिंग? बताइए मुझे। ई इसलिए चेंज होगा बिकॉज ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये चार्ज चेंज होगा वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे इस रीजन के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। यानी ये सारी चीजें जब चेंज होंगी तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर रीजन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब फाई ई चेंज होगा तो एक नया करंट आया आईडी, और उस आईडी को जब हमने यूज करके एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, दोनों ने मतलब मैक्सवेल ने करेक्शन तरह कर दिया, जनरलाइजेशन दे दिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे करंट आ गया आईडी। तो क्या सिर्फ कंडक्शन करंट, वायर में भागने वाला करंट ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है? नहीं, एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो अब जस्ट थिंक मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में सोचो। तीसरा जब लॉ डिस्कस किया मैक्सवेल का, लेट मी ओपन दैट फर्स्ट।
ठीक है, जब अपन ने तीसरा जो लॉ है उसको यूज किया मैक्सवेल का, सॉरी लॉरेंस पे भी आएंगे, एक गलत जगह चले गई, एक ही मिनट, हाँ, तो यहां पे देखिए, तो ये जो अपन ने तीसरा जब पॉइंट यूज किया फैराडे लॉ, तो थर्ड लॉ क्या बोल रहा था कि भाई साहब टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला वाला पॉइंट तो हो गया, और उसके बाद वाला जो इक्वेशन है ये वाला, वो कहता है कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वाइसे वर्सा। तो मैं अब बिना किसी दिक्कत के एक सिंपल पॉइंट कह सकता हूं, मैं डेफिनेशन दोबारा दोहरा रहा हूं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is the persistence of oscillation of electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों जनरेटेड है भैया? अगर रस्सी को एक कोने पे बांधा, एक जगह बांधा, और उसका दूसरा सिरा पकड़ के आप इस तरह से ऑसिलेट करने लगे, तो यहां वेव भागती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो आदान प्रदान है एनर्जी का आपस में, कि भैया ये वाला इसको पैदा करेगी, ये वाली इसको पैदा करेगी, ये वाली इसको, यही परपेचुअली होता रहेगा। और इस परपेचुअली मोशन में कौन भाग गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस वाज द बेसिस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही क्रिटिकल। बाजू में क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सवेल इक्वेशन। अब बाजू में एक देखिए जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट फाइंड एनी क्वेश्चन, बट स्टिल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बाकी चैप्टर्स के अंदर किस तरह से जाते हैं उसको रिवाइज करवाता है, इसलिए उठाया। तो क्वेश्चन है द मैक्सवेल इक्वेशन, नीचे दिया हुआ एक वर्जन दिया हुआ है, इस वर्जन को देखिए एक बार। इज अ स्टेटमेंट ऑफ, कौन सा लॉ है? क्या ये फैराडे लॉ है? नहीं। बाजू में देखिए फैराडे लॉ कौन सा था? थर्ड वाला फैराडे लॉ है। फर्स्ट वाला क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड वाला क्या है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड फैराडे, फोर्थ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट तो नहीं होगा, फैराडे लॉ नहीं है ये। क्या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है? बिल्कुल। गॉस लॉ? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है या दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए। फॉलोइंग कैपेसिटर्स बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी X and Y are two closed loops. Then during charging, closed integration of B dot dl is 0 along the loop. ओहो, कह रहा है कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, यानी अभी हम चार्जिंग प्रोसेस में हैं। तो जो भी कैपेसिटर फाइनली चार्ज बेयर करेगा, ठीक है, जो भी चार्ज वो बेयर करेगा फाइनली, अभी अपने उस पर नहीं गए हैं, तो अभी वो 0 से क्यों जाएगा? तो बीच में चार्जिंग प्रोसेस चालू है, मतलब ठीक। अच्छा, अब उसने क्या किया? दो लूप मान लिए। कौन कौन से आपको दिखेगा? एक लूप है यहां पर, ये रहा x, और ये एक दूसरा लूप यहां पे दिखेगा y। दिख रहा है भाई? लूप मान लिए। एक लूप है वायर के आसपास माना है, ये वाला लूप देखेंगे जो x वाला लूप है ये वायर के आसपास माना है, और जो ये दूसरा वाला लूप है आप देखेंगे y वाला, ये अपने ने कैपेसिटर के बीच में माना है, सर्कुलर लूप है। और अपने से कह रहा है कि b डॉट dl, बताओ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl 0 किस लूप के लिए होगा? कैसे आंसर करें इसको? अच्छा, एक स्लाइड पीछे गए और इन चारों लॉ को देखा, ये चारों इक्वेशन को देखा। ये चारों इक्वेशन में फोर्थ वाली इक्वेशन देखो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसकी तरफ इशारा करती है? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी आगे वाला है वो, चलिए सरप्राइज खुल गया था। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। कौन सा लॉ है ये? मॉडिफाइड एम्पियर, या आप कह लीजिए एम्पियर मैक्सवेल लॉ। पहले एम्पियर क्यों आएगा? नाम ए से है इसलिए नहीं, पहले उन्होंने लॉ दिया इसीलिए। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ में म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी है। अच्छा, अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल 0 कब होगा? जब आई सी आई डी दोनों 0 हों। तो सबसे पहली बात, क्या लूप सी के अंदर आई सी 0 होगा? क्या वहां पे कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा? अरे बिल्कुल फ्लो कर रहा होगा। क्या वहां पर आईडी 0 होगा? हाँ, तो यहां पर आईसी नॉन 0 होगा और आईडी 0 होगा, बिकॉज ये तो एक करेक्शन है ना भाई। लॉ इज जनरल, हर जगह लगना चाहिए, कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसा कैसा लॉ? तो उसी जनरलाइजेशन के लिए मैक्सवेल ने एडिशन किया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो कंडक्शन करंट, क्योंकि वो वायर के आसपास लूप माना हुआ है, तो कंडक्शन करंट 0 है, बहुत बढ़िया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी जो आपका कंडक्शन करंट है वो नॉन 0 है क्योंकि वायर है, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? 0, बिकॉज देयर इज नो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। अच्छा, फिर कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो लूप माना है वहां पर कंडक्शन करंट 0 है क्योंकि वहां पर कोई वायर नहीं। लेकिन क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे उसके बीच में पैदा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा एंड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। एंड दैट डिस्प्लेसमेंट करंट विल टेल अस कि एम्पियर लूप में भैया मैग्नेटिक फील्ड है रो।
तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब B डॉट dl ना तो x पे 0 होगा ना तो y पे 0 होगा। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा, थर्ड जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट विल टॉक अबाउट दी जो उसका डिस्क्रिप्टिव नेचर है, यानी हम डायरेक्शन पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती हैं, वेव का डायरेक्शन क्या है, वेव इक्वेशन क्या है, वेव के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं, हर चीज पे बात होगी। चलिए यहीं तक रखते हैं इस डिस्कशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। आई होप यू विल बी enjoying the next part also. Thank you very much.